चलिए आगे बात करता हूँ मैं किसके बारे में, लिखा सभी ने। चलिए अब हम बात करते हैं, वापस अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, किसके बारे में, ब्लड के बारे में। तो चला देखिएगा ब्लड। अगर हम ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड भी एक टिश्यू है। क्या है? ब्लड एक टिश्यू है। टिश्यू के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उस तरह से अलग अलग टाइप के टिश्यू हुआ करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका टिश्यू है वो ये किस टाइप का टिश्यू है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर है और ये वस्कुलर कंपार्टमेंट का ही एक पार्ट है। तो ब्लड जो होता है वो अगर हम बात करें तो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, ब्लड विच टाइप ऑफ टिश्यू। तो ब्लड जो होता है वो क्या होता है, वस्कुलर। अगर हम बात करें तो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड इज वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ब्लड के बारे में मैं जनरल बात करूं तो ब्लड जो होता है, इस ब्लड का जो कलर होता है, ध्यान दीजिएगा, ब्लड का कलर जो होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। अगर हम बात करें तो क्योंकि इसके अंदर क्या होती है वो, अगर हम बात करें तो ड्यू टू किसके कारण होता है, आरबीसी के कारण। और आरबीसी जो होती है उस आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। यानी कि ब्लड का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि जो आरबीसी होती है उस आरबीसी का कलर रेड होता है। क्योंकि रेड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या भरा हुआ आता है, हीमोग्लोबिन। तो यानी कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, अगर वह कहे सेल का नाम दे तो किस सेल की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, आरबीसी के कारण। वह अगर कंपोनेंट का नाम पूछ ले कि किस कंपोनेंट की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, तो आप कहेंगे क्या, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो कलर होता है वह क्या होता है, रेड होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। आगे बात समझ में। तो मैंने क्या लिखा, ब्लड कलर कैसा होता है, रेड ड्यू टू द आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात यहाँ तक। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ब्लड जो होता है वो, अगर हम बात करें तो जो ब्लड होता है, इस ब्लड की जो पीएच होती है, क्या, ब्लड की पीएच, ब्लड की पीएच होती है कितनी, 7.35 टू 7.45। तो ब्लड की जो पीएच होती है, नॉर्मल पीएच, वो कितनी होती है, 7.35 टू 7.45 होती है। अगला जो क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर जनरली आ जाता है कभी कभी, कि मान लीजिए कि एक हेल्थी पर्सन है जिसका वेट कितना है, 70 केजी, या फिर एक कोई भी क्या है, एडल्ट है। ठीक है, एक 70 केजी या फिर कोई एक एडल्ट पर्सन है जो हेल्थी है, उसके अंदर जो होता है वो ब्लड जो होता है, उस ब्लड का जो अमाउंट होता है, ये अमाउंट कितना होता है। तो आप जनरली कहते हो ना कि बॉडी के अंदर कितना लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर। तो वो कितना होता है, 5 लीटर होता है। एक 70 केजी पर्सन के अंदर या एक हेल्थी एडल्ट के अंदर कितना लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर होता है। जो टोटल बॉडी वेट का अगर हम बात करें तो क्या होता है, टोटल वेट जो होता है, उस टोटल वेट का कितना, अगर हम बात करें तो टोटल बॉडी वेट का कितना होता है, 7 to 8% के आसपास पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर 70 केजी वाले पर्सन के अंदर अगर हम बात करें तो 5 लीटर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो ब्लड होता है, इसके अंदर ब्लड, अब ब्लड जो होता है वो किसके अंदर बहेगा, ब्लड वेसल्स में। किस में बहेगा, ब्लड वेसल्स में। तो इसी को बोलते हैं हम सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। तो जो ब्लड सर्कुलेशन जो है, इस ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी, विलियम हार्वे के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, विलियम हार्वे। तो यानी कि अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ब्लड जो होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो था, ये ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा, अगर हम बात करें तो किसके द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, विलियम हार्वे, जो एक क्या थे, अगर हम बात करें तो ब्रिटिश फिजिशियन थे। इन ब्रिटिश फिजिशियन ने सबसे पहले किसके बारे में बताया था, ब्लड सर्कुलेशन। ध्यान दीजिएगा, मैं ब्लड के अंदर अगर हम बात मैं कह रहा हूं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं ब्लड ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड ग्रुप जो होता है किसी और के द्वारा बताए गए थे, यहां पर ब्लड सर्कुलेशन की बात चल रही है। तो ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर्ड बाय द विलियम हार्वे, जो क्या थे, एक ब्रिटिश फिजिशियन थे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है, लेकिन इस सर्कुलेशन के दौरान सबसे ज्यादा जो ब्लड रिजर्व रहता है वह किस में रहता है, यानी कि मैं आपसे पूछूं वेन में या आर्टरी में। सबसे ज्यादा ब्लड रिजर्व जो रहता है, यानी कि जो रज भरा हुआ रहता है, मतलब सर्कुलेट तो करता रहता है, लेकिन अमाउंट जो सबसे ज्यादा होता है
वह रिजर्व किसके अंदर रहता है, तो वह रहता है किसके अंदर, वेन के अंदर। किसके अंदर रहता है, वेन के अंदर, क्योंकि आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, उसके अंदर फ्लो क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और वेन जो होता है उस वेन के अंदर प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से रिजर्व किसके अंदर रहता है, ऊपर आने में टाइम लगेगा। तो रिजर्व जो होता है, मैं नहीं पूछा ज्यादा कहाँ होता है या पास्ट कहाँ चलता है, वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ब्लड रिजर्व मेनली वेन। ब्लड रिजर्व रहता है मेनली बॉडी के अंदर, तो वो कहाँ रहता है, वेन में रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वहां ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे, वेन, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। तो यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्लड जो होता है वह ब्लड मेनली रिजर्व, अगर हम बात करें तो क्या मेनली, अगर हम बात करें तो रिजर्व किसके अंदर, राइट ऑप्शन क्या जाएगा, वेन के अंदर। किसके अंदर, वेन। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके अगर हम बात करें तो बुक के अंदर दिए हुए हैं कि ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर बाय द विलियम हार्वे, और ये क्वेश्चन भी आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ब्लड के तो उसमें दे रखा है कि ब्लड मेनली रिजर्व इन वेन। समझ में आ गई बात। और ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.35 टू 7.45। अब देखिएगा ब्लड, मैंने कहा ब्लड, अब ब्लड जैसे ही मैं वर्ड यूज करूंगा तो ब्लड जो होता है उस ब्लड का मुझे कंपोजिशन याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्लड का अगर हम बात करें तो जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन मतलब ब्लड किन किन दो चीजों से मिलकर मेनली बना है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड जो होता है उस ब्लड के कंपोजिशन में अगर हम देखें तो ब्लड के कंपोजिशन में मेनली दो चीजें रहेगी। कौन कौन सी, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। भाई अगर मान लीजिए कि यह ब्लड इस ब्लड वेसल्स में बह रहा है तो इसके अंदर क्या है, ये प्लाज्मा, और इसके अंदर ये क्या बह रही है, ब्लड सेल्स। तो इसका मतलब ब्लड के कंपोजिशन में मेनली दो ही चीजें हैं, एक तो क्या ब्लड सेल्स और एक क्या है प्लाज्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। तो अगर हम बात करें तो देखिएगा ब्लड कंपोजिशंस के अंदर एक तरफ मेनली जो होती है वो कौन होती है, अगर हम बात करें तो कौन होती है, ब्लड सेल्स। कौन होती है, ब्लड सेल्स। और दूसरी तरफ जो होती है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा विच टाइप ऑफ फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर हम बात करें तो एक अगर हम बात करें तो ब्लड के कंपोजिशन में दो चीजें होती है, कौन कौन सी, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। अब ये ब्लड सेल्स जो होती है, ये ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेनली 3 टाइप की सेल्स रहेगी यहाँ पर, कौन कौन सी, जैसे कि अगर हम बात करें तो क्या, आरबीसी, दूसरी कौन सी रहेगी, डब्ल्यूबीसी, तीसरी आपको पता है कौन सी रहेगी, प्लेटलेट्स। क्या रहेगी, प्लेटलेट्स। समझ में आ गई बात। आरबीसी जो होती है उस आरबीसी को आप क्या कहते हो, क्या कहते हो, इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हो, अगर आप सभी को पता है क्या कहते हो, ल्यूकोसाइट। जबकि प्लेटलेट्स को आप क्या कहते हो, अगर हम बात करें तो क्या, थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। फिर वो आपसे पूछेगा कि आरबीसी के नंबर जो होते हैं वो आरबीसी के नंबर कितने होते हैं। आरबीसी के नंबर होते हैं 4.5 टू 5.5, अगर हम बात करें तो मिलियन पर क्यूब mm। आगे बात समझ में क्लियर है। तो इसका मतलब आरबीसी जो होती है वो आरबीसी होती है 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूब mm। ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं कह रहा हूं कि ये ब्लड है, ये एंडोक्राइन या रीनल इनकी तरह नहीं है। यहाँ चीजें याद करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंटली, और वो याद रखनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो उस चीज को देखिएगा कि यहां पर जो आरबीसी के नंबर हैं इसमें से भी फिर बहुत डिटेल क्वेश्चन आ जाता है या डीप क्वेश्चन भी बन जाया करता है। आरबीसी के नंबर मिलियन में हैं, किसमें है, मिलियन में। यानी कि आरबीसी के जो ये नंबर हैं ये टोटल, अगर हम बात करें तो टोटल जो ब्लड सेल्स हैं, क्या है, टोटल ब्लड सेल, इनकी ये कितनी परसेंट होती है, 99% होती है। टोटल ब्लड सेल्स की कितनी होती है, 99% होती है। तो टोटल ब्लड सेल्स जो होती है उन टोटल ब्लड सेल्स की कितनी होती है, 99% होती है। टोटल ब्लड सेल की कितनी रहेगी, 99%। तो टोटल ब्लड सेल्स जो होती है उन टोटल ब्लड सेल्स की कितनी परसेंट रहेगी, 99। यानी कि ब्लड में जो 3 तरह की सेल्स होती है, इन 3 तरह की सेल्स में से 99% अमाउंट तो किसका है, और बाकी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी तो 1%, सॉरी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है मात्र कितनी परसेंट, 1% बची, बाकी 99% क्या है, आरबीसी। और 1% में क्या क्या आ गए आपकी, डब्ल्यूबीसी और
प्लेटलेट्स। आगे ध्यान दीजिएगा, अब अगला क्वेश्चन जो क्या आता है वो इसके नंबर में से आता है। इसके नंबर जो होते हैं, अगर मैं बात करूं इसके नंबर के बारे में, तो जरा नंबर जो होता है उस नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो जरा गौर करिएगा। इसके नंबर वो क्या पूछता है, मेल में अलग पूछता है नंबर और फीमेल में अलग पूछता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर वो कोई क्वेश्चन दे और वो पूछे कि आरबीसी के नंबर कितने होते हैं और वो मेल और फीमेल नहीं कहे, तो राइट आंसर क्या जाएगा, 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूब एमएम, क्योंकि उसने मेल और फीमेल को डिस्क्राइब नहीं किया है। लेकिन अगर वो पूछ ले कि स्पेशली मेल में नंबर कितने हैं और फीमेल में नंबर कितने हैं, तो याद रखिएगा मेल के अंदर जो इसके नंबर होते हैं वो होते हैं, अगर हम बात करें तो 5 मिलियन, अगर हम बात करें तो पर क्यूब एमएम, जबकि फीमेल में नंबर थोड़े से कम होते हैं, ये होते हैं कितने, 4.5, अगर हम बात करें तो मिलियन पर क्यूब एमएम। आ गई बात समझ में। और इसी का एवरेज लिया है हमने, देखो 4.5 किस में है, फीमेल में, और 5 किस में है, अगर हम बात करें तो मेल में, तो उसका एक एवरेज ले लिया कि इस रेंज में थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी के अंदर, जैसे मेल होते हैं। अब मेल हिमाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर का है, तो वहाँ पर 5.5 तक या 6 तक भी जा सकते हैं, तो हमने थोड़ी सी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मेनली क्या करें, हमने कहा ये वैल्यू किसकी है, फीमेल की, इसमें और बढ़ाओ 4.5 से 5 वैल्यू किसकी हो गई, मेल की, और ये वैल्यू किसकी हो गई, फीमेल की। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो, और आरबीसी जो होती है वो आरबीसी क्या होती है, उसको दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट, क्या कहते हैं इसको, इरिथ्रोसाइट। तो ये तो हो गया क्या, आरबीसी। अब इस आरबीसी के अलावा अगर हम बात करें तो हम सेकंड सेल कौन सी है, अगर हम बात करें तो कौन सी है, डब्ल्यूबीसी। तो जरा देखिएगा, अगर हम बात करें किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होती है, इस डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। और जो ल्यूकोसाइट्स होती है, इन ल्यूकोसाइट के जो नंबर होते हैं वो नंबर कितने होते हैं, अगर हम बात करें तो 4 to 11, अगर हम बात करें तो थाउजेंड्स, कितने होते हैं, 4 to 11 थाउजेंड्स। यानी कि ये किस में आ गए, थाउजेंड में, ये किस में थे, मिलियन में। मात्र ये तो हजारों में है, वो किस में है, मिलियन में। तो ये होती है क्या, डब्ल्यूबीसी। अभी इसके बारे में आगे फिर डिटेल में बात करेंगे। फिर तीसरी सेल्स कौन सी है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, और कौन सी है, प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होती है इनको क्या कहते हो, थ्रोम्बोसाइट। तो यानी कि इनको कहा जाता है क्या, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, जब आपस में जुड़ती है एक दूसरे से तो ब्लड के अंदर क्या बनाती है, थ्रोम्बस बनाती है, क्या बनाती है, थ्रोम्बस। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, थ्रोम्बोसाइट सेल्स। जो प्लेटलेट्स होती है वो प्लेटलेट्स के नंबर जो होते हैं वो नंबर कितने होते हैं, अगर हम बात करें तो इसके नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं कितने, कितने होते हैं, 1.52। अगर हम बात करें तो देखिएगा कितने होते हैं, 4 लाख, कितने होते हैं, 1.52 4 लाख। नंबर याद रहने चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है। आरबीसी होती है 4.5 to 5.5, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कितनी होती है, 4 to 11, जबकि प्लेटलेट्स कितनी होती है, 1.5 to 4 लाख। 1 लाख में होती है तो एक थाउजेंड में होती है, तो एक किस में होती है, मिलियन में होती है। अगर मेल में आरबीसी के नंबर पूछे तो बताइएगा कितने, 5 मिलियन। अगर फीमेल में पूछे तो कितने, 4। यानी कि मेल के कंपैरिजन, मेल में फीमेल के कंपैरिजन के अंदर आरबीसी के नंबर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, मेल में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये तो हो गई बात इनकी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये तो आरबीसी के हमने किसके बारे में बात की, नंबर के बारे में बात की। तो ये आरबीसी जो होती है उस आरबीसी के नंबर के बारे में मैंने इधर बताया। इधर मैं सेकंड कंपोनेंट क्या डिस्कस कर रहा था, प्लाज्मा। क्या डिस्कस कर रहा था, प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करें तो देखिएगा, अगर हम इधर बात कर रहे थे किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा के बारे में जब हम बात करेंगे तो देखिएगा, प्लाज्मा आपने कहा है कि ब्लड के कंपोजिशन को अगर मैं 100% मानता हूं, कितना परसेंट मानता हूं, 100%। ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, ब्लड के कंपोजिशन, भाई मुझे अब कोई भी चीज दी गई है या बोतल मुझे दी गई है तो मैं तो इसको 100% ही मानूंगा ना, ठीक है। हाँ, ये किसी दूसरी बोतल की क्या हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसके बारे में बात करूंगा तो मैं तो ये कहूंगा इस बोतल में 100% पानी भरते हैं तो ये कितना परसेंट भरा हुआ है, 20%, बाकी 80% क्या है, खाली। तो वही तो बात मैं करूंगा। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि ब्लड कंपोजिशन में 100% है
तो यहाँ पर जो ब्लड सेल्स होती है, ये ब्लड सेल्स इस ब्लड कंपोजिशन का कितना % पार्ट कवर करती है? 45। जबकि प्लाज्मा जो होता है वो प्लाज्मा कितना % कवर करता है? 55% कवर करता है। यानी कि ब्लड कंपोजिशंस के अंदर 45% तो ब्लड सेल्स होती है, जबकि 55% क्या होता है? प्लाज्मा। 45% क्या होती है? ब्लड सेल्स। 55% क्या होता है? प्लाज्मा पाया जाता है। अब इस प्लाज्मा में अगर हम बात करें तो इस प्लाज्मा के अंदर भी दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। यानी कि प्लाज्मा जो होते हैं उस प्लाज्मा में जनरली ये ज्यादातर लिक्विड, अगर आप कहेंगे प्लाज्मा कैसा है तो लिक्विड ही कहेंगे हम, लेकिन उस लिक्विड कंपोनेंट में भी कुछ कंपोनेंट क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। कुछ कंपोनेंट क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? अगर हम बात करें तो क्या होता है? फ्लूइड होता है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि प्लाज्मा में फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है? 90 से 92%। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लाज्मा में फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है? 90 से 92% क्या होता है? फ्लूइड। तो इसका मतलब जो 8% बचा वो 8% क्या बचा? सॉलिड। 8% क्या बचा? सॉलिड कंपोनेंट बचा। अब जो सॉलिड कंपोनेंट बचा वो कौन कौन सा होता है? जो सॉलिड कंपोनेंट होता है, ये सॉलिड कंपोनेंट कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी ध्यान से पढ़ी हो तो केमिस्ट्री में कंपोनेंट आते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। वो उनके चेन जो होती है, बॉन्ड जो होते हैं, उनके आधार पर उनको कहा जाता है, उससे हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो आप अब हमारी नर्सिंग के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक शब्द बार बार आएगा, जीआईटी में भी आएगा, आगे चलकर आपका इसके अंदर तो आएगा ही आएगा बार बार। तो अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक शब्द जब आए तो अब आपको क्या याद रखना है? मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी, सोना किसी को नहीं है, समझ गए ना? अगर हम बात करें तो बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, पोटेशियम, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सभी क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। तो 8% सॉलिड कंपोनेंट में 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, और दूसरे जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन से कंपोनेंट होते हैं? ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। 8% में 2 तरह के कंपोनेंट है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में कौन कौन से आएंगे? इनऑर्गेनिक में वही ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते ही है, जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि सोडियम, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि फॉस्फोरस, अगर हम बात करें तो जैसे कि क्लोराइड, अगर हम बात करें तो इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सभी क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। सभी क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट ब्लड में कौन कौन से बचे? क्या बचे? ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो ब्लड में बचे वो देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट को छोड़कर जो भी ब्लड में रहता है वो सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। पानी को छोड़कर और इलेक्ट्रोलाइट को छोड़कर, पानी को छोड़कर और इलेक्ट्रोलाइट को छोड़कर बाकी ब्लड में जो भी बचा, बाकी ब्लड में जो भी बचा, ब्लड सेल निकाल दी मैंने अलग, मैंने ब्लड सेल निकाल दी अलग, पानी अलग निकाल दिया। अब उसके बाद क्या बचा? इनऑर्गेनिक, इनको भी मैंने अलग कर दिया, यानी कि ब्लड में से ब्लड सेल हटा दी, बॉडी फ्लूइड था वो अलग कर दिया। अब क्या बचे? इलेक्ट्रोलाइट अलग कर दिए। तो अब बचा क्या? थोड़ा सोचो, बचा क्या? हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी, प्लाज्मा प्रोटीन, ये बचे कि नहीं बचे? तो ये सब कंपोनेंट कैसे कंपोनेंट कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपोनेंट। कैसे कंपोनेंट कहलाएंगे? तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में जैसे कि कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? जैसे कि हार्मोन, जैसे कि अगर हम बात करें तो हार्मोन है, जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई एंजाइम्स हो सकते हैं, इसके अलावा जैसे कि एंटीबॉडीज हो सकती है। क्या हो सकती है? एंटीबॉडीज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि क्या हो सकते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं ना, न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि फैटी एसिड। तो क्या हो सकते हैं? न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें तो क्या हो सकते हैं? विटामिन हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो विटामिन हो सकते हैं। और अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या हो सकते हैं? जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन हो सकती है। क्या हो सकती है? प्लाज्मा प्रोटीन हो सकती है। तो ये सब कंपोनेंट जो होते हैं, अब इनमें से मैं सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस, भाई हार्मोन तो हम पर्टिकुलर डिस्कस करते ही हैं हर जगह, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा क्या? प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में।
तो ये सब कंपोनेंट कैसे कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनिक। बाकी इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक। प्लाज्मा जो होता है उस प्लाज्मा में से 90 से 92% क्या होता है, वाटर, मतलब क्या होता है, फ्लूइड होता है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, ब्लड से, यानी कि ब्लड कंपोजिशन में प्लाज्मा का रोल कितना होता है, 55%। ब्लड सेल का रोल कितना होता है, 45। उस 55% में फ्लूइड कितना होता है, 90 से 92%। उसमें सॉलिड कितने होते हैं, 8%। 8% सॉलिड में कितने तरह के कंपोनेंट होते हैं, 2। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इलेक्ट्रोलाइट किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या आएगा, एंजाइम है, हार्मोन है, एंटीबॉडी है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये सब किस में आएंगे। और प्लाज्मा प्रोटीन किस में आएगी, ऑर्गेनिक में। किस में आएगी, ऑर्गेनिक में। क्लियर बात समझ में आई यहाँ तक। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये तो हो गई इसके बारे में कि ब्लड का कंपोजिशन। अब इसमें से जो मुझे मेनली, ये तो हम डिस्कस करेंगे इसे, भाई ब्लड पढ़ रहे हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनको तो एक एक करो डिस्कस करना ही करना है हमें। कैसे बनती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कब बढ़ती है, कब घटती है, ये अलग काट हो गया। इसको तो हमें डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ गया। वह क्या आ गया, अगर हम बात करें तो क्या आ गया, अगर हम बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन। क्या आ गई, प्लाज्मा प्रोटीन। तो इस प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन, लाइट आ गई क्या, अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है उस प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बात करें तो देखिएगा, अब मेरा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो क्या है, अगर हम बात करें तो क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे फंडामेंटल के कर लेना सोल, चाहे ब्लड के कर लेना, हर जगह मिलेंगे। क्या, प्लाज्मा प्रोटीन। अब देखिएगा प्लाज्मा प्रोटीन है क्या। प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो कहाँ से बनती है, कहाँ स्टोर होती है और कितने टाइप की होती है, मेनली यही क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन अगर हम बात करें तो ये एक ऑर्गन होता है जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, यानी कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लीवर। तो ये जो लीवर होता है, ये लीवर अगर हम बात करें तो क्या बनाता है, प्लाज्मा प्रोटीन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्स के अंदर आता है कि ये क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन। अगर हम बात करें तो क्या, प्लाज्मा प्रोटीन अगर हम बात करें तो सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बनाना, तो सिंथेसिस एंड, और बनने के बाद में जो काम आ गई वो आ गई, जो बची वो क्या होगी, स्टोर। तो वो भी कहाँ, स्टोर इन लीवर, स्टोर इन लीवर। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा बार बार कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन बनाता है, यानी कि लीवर। प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ स्टोर होती है, लीवर के अंदर, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्टोर इन द लीवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर स्टोर होगी, लीवर के अंदर। कहाँ बनेगी, लीवर के द्वारा। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है क्योंकि इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं आपको। तो यानी कि लीवर, अब लीवर जो होता है उस लीवर ने प्लाज्मा प्रोटीन बनाई। बनाने के बाद में प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है ब्लड के अंदर आई, और इस ब्लड के अंदर आने के बाद प्लाज्मा प्रोटीन के टाइप कितने होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली मेनली कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप। यानी कि लीवर जो प्लाज्मा प्रोटीन बनाएगी वो मेनली 3 टाइप की रहेगी। एक तो होगी कौन सी, एल्बुमिन। एक कौन सी होगी, अगर हम बात करें तो कौन सी, ग्लोबुलिन। और एक कौन सी होगी मेनली, अगर हम बात करें तो कौन सी, फिब्रिनोजन। ठीक है, अगर हम बात करें 3 टाइप की मेनली प्लाज्मा प्रोटीन रहेगी, कौन कौन सी, एल्बुमिन, और कौन सी रहेगी, ग्लोबुलिन, और कौन सी रहेगी, फिब्रिनोजन। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। अगर मैं बात करूं एल्बुमिन, और ये क्या है, ग्लोबुलिन, और ये क्या है, फिब्रिनोजन। जो एल्बुमिन होती है ये होती है 4.7 ग्राम। ये होती है, अगर हम 4.7, ये होती है 2.3 ग्राम, और ये होती है कितनी, 0.3 ग्राम। समझ में आई बात। इसका मतलब एल्बुमिन 4.7 ग्राम, ग्लोबुलिन 2.3 ग्राम, फिब्रिनोजन 0.3 ग्राम। अगर ग्राम का क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्वेश्चन क्या आएगा कि प्लाज्मा, उस प्लाज्मा प्रोटीन का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है। ऑप्शन ए एल्बुमिन, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी फिब्रिनोजन। तो राइट आंसर क्या जाएगा, एल्बुमिन। यानी कि एल्बुमिन एस टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन है, जो जितने भी प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन होती है उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, एल्बुमिन। किसका होता है, एल्बुमिन। अगर हम बात करें तो इसका टोटल जो प्लाज्मा प्रोटीन का अमाउंट होता है, अगर इस हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो 4 to 6, 7 और 7.3,
यानी कि इसका अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हुआ 7.3 ग्राम, लेकिन ऑप्शन में कभी कभी आपको क्या मिलेगा 8 ग्राम। अगर मान लीजिए 7.3 ग्राम दे रखा है ऑप्शन, तो इसको टिक कर दीजिएगा। अगर 7.3 ग्राम नहीं दे रखा होगा तो राइट आंसर क्या जाएगा 8 ग्राम। क्या जाएगा 8 ग्राम। वो डिपेंड करता है, दोनों ए और बी में नहीं मिलेंगे। मैं पहले बता देता हूं, आपको ज्यादातर ऑप्शन जो मिलेगा वह प्लाज्मा प्रोटीन का ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। अगर उसने दे दिया 7.5 ग्राम, अगर हम बात, फिर उसने दे दिया 9 ग्राम, उसने दे दिया 6 ग्राम, उसने दे दिया अगर हम बात करें 7 ग्राम, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या चला जाएगा 7.5 ग्राम। समझ में आ गई बात, क्योंकि उसमें रिलेटेड उसके आसपास और कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमने किसको राइट मान लिया 7.5 ग्राम को। तो इसका मतलब जनरली वो ज्यादातर राइट आंसर एवरेज में देता है। वो क्या देता है एग्जैक्टली तो ये है, लेकिन वो क्या करेगा उसका एवरेज बना देगा, क्योंकि वैल्यूज में बहुत सी बार क्या आता है डिफरेंस आ जाया करता है, तो वो उसका क्या करेगा एवरेज देगा, और एवरेज में क्या मानेंगे हम राइट आंसर 8 ग्राम। क्या मानेंगे 8 ग्राम। इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है 7.3 ग्राम, लेकिन एवरेज में वो कभी कभी क्या मान लेता है 8 ग्राम भी राइट ऑप्शन मान सकता है। ए और बी नहीं मिलेंगे, ठीक है। 7.3 और 8 ग्राम, तो राइट आंसर 7.3 ग्राम मानेंगे एग्जैक्टली। समझ गए आगे बात को। अगर 8 दे रखा है तो इसमें से राइट आंसर 7.3 ग्राम जाएगा। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो राइट क्या जाएगा 8 ग्राम जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें तो ये तो हो गई बात। अब देखिएगा इनका रोल है क्या, इनका रोल है क्या, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका रोल क्या है, अगर हम बात करें तो एल्बुमिन, प्रोटीन, ग्लोबुलिन, फिब्रिलोजन, और ये क्या होती है, इसका अमाउंट क्या होता है मैक्सिमम। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखेगा, इसका अमाउंट क्या होता है मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है एल्बुमिन। क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल में जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां मिलेगा, याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो आगे देखिएगा एल्बुमिन। अब यहां से ये बनाई किसने, वर्ड नहीं भूलना है, ये भूल गए तो गलती हो जाएगी। लीवर ने बनाई, किसने, कितने टाइप की 3, स्टोर कहां होगी लीवर में। अब काम क्या करेगी वो बच गया कि काम करेगी क्या ये। अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करता हूं, फर्स्ट किसके बारे में एल्बुमिन के बारे में। तो देखिएगा सबसे पहले एल्बुमिन के बारे में बात करने से पहले मुझे थोड़ा सा आपको बेसिक चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी कि अगर हम बात करें तो एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन क्या करती है। अगर हम बात करें तो एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वो मेनली एल्बुमिन प्रोटीन क्या करती है। अगर हम बात करें तो एल्बुमिन प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा वर्ड जो मैं लिखूंगा उसके बारे में बात करूंगा। एल्बुमिन प्रोटीन अगर हम बात करें तो मेनली रेगुलेट द, क्या रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। कौन सा प्रेशर मेंटेन करती है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, 5 से 6 बार क्वेश्चन आया। ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में सबसे ज्यादा रोल किसका है एल्बुमिन का। वहां 4 ऑप्शन मिलेंगे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। फिर वो पूछेगा ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में या रेगुलेट करने में मेन प्रोटीन किसका रोल है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा एल्बुमिन प्रोटीन का क्या है सबसे मेन रोल है। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक दोनों वर्ड आ सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड मेनली रेगुलेट बाय द या मेनली क्रिएट बाय द एल्बुमिन प्रोटीन। किसके द्वारा एल्बुमिन प्रोटीन। अब सुनिएगा, सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं कि ये एक क्या है ब्लड वेसल्स, ठीक है। इस ब्लड वेसल्स जो होती है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या फ्लो कर रहा है, ये इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो कर रहा है फ्लूइड फ्लो कर रहा है। क्या फ्लूइड कर रहा है फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसके अंदर इस ब्लड वेसल्स के अंदर। इस ब्लड वेसल्स के अंदर इस फ्लूइड जब फ्लो करता है तो यहाँ 2 प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं। कितने प्रेशर 2, और दोनों प्रेशर एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं उल्टे हैं। तो वो 2 प्रेशर कौन कौन सा है। अगर मैं इस पानी को ऐसे करूं तो इस पानी ने क्या किया, इसकी वाल पर प्रेशर क्रिएट किया है। किसने, पानी ने। तो इसका मतलब इसकी वजह से अगर मैं इधर इसको काट दूं यहां से और इधर से पानी डालूं और इधर की तरफ फ्लो करूं तो इसका मतलब इसकी वाल पर प्रेशर क्रिएट होगा। किसके द्वारा क्रिएट हुआ, पानी के द्वारा। किसके द्वारा क्रिएट हुआ, पानी के द्वारा। तो ये कौन सा प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यानी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहां लगता है, वाल पर। किस पर लगता है, वॉल। यानी कि ब्लड वेसल्स की वाल पर लगने वाला प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर।
तो यानी कि ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस फ्लूइड के द्वारा जो ये प्रेशर लगाया जा रहा है, कौन सा प्रेशर, ये वाला जो वाल की तरफ जो प्रेशर लगाया जा रहा है, ये प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, ये होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टेट, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के द्वारा लगने वाला प्रेशर, कौन सा प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें, लेकिन इसकी ये जो लग रहा है इसके अपोजिट एक और प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है, इसके अपोजिट इस तरह से एक और प्रेशर लग रहा है, इस तरह से अगर हम बात करें तो ये से, तो ये तो क्या हो गया, ये प्रेशर क्या हो गया, इस प्रेशर के उल्टा हो गया, मतलब ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, ये इधर लग रहा है जबकि ये उल्टा लग रहा है। तो इस प्रेशर को किस नाम से जानेंगे, ये प्रेशर जो होगा, इस प्रेशर को हम कहेंगे कौन सा प्रेशर, इस प्रेशर को हम कहेंगे कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने में मेन रोल किसका है, मेन रोल किसका है, एल्बुमिन का, जबकि इस प्रेशर को रेगुलेट करने में मेन रोल किसका है, पानी का, मतलब किसका है, फ्लूइड का, किसका है, फ्लूइड का। आगे बात समझ में। अब होगा क्या जनरली, अगर हम बात करें तो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली रेगुलेट बाय द एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन सिंथेसिस बाय द लीवर। अब सुनो इन प्रेशर क्या कहते हैं, यह प्रेशर यह कहता है कि इस पानी को मैं इस ब्लड वेसल्स में से बाहर लेकर जाऊंगा, यही मतलब हुआ, मतलब तो यही हुआ ना उसका, कि ये इधर लग रहा है तो ये क्या चाहता है कि ये पानी यहां से बाहर निकल जाए। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये कहता है कि मैं इस पानी को बाहर लेकर जाऊंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ये कहता है कि बाहर नहीं जाने दूंगा, बाहर नहीं जाने दूंगा। यानी कि मैंने यहां पर यह कहा कि एक तरफ आपका कौन सा, एक तरफ कौन सा प्रेशर हो गया, एक तरफ हो गया कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरी तरफ कौन सा प्रेशर हो गया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, दोनों प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं, दोनों प्रेशर एक दूसरे के होते हैं क्या, अपोजिट। कैसे होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अब यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर और एक तरफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब जैसे ही मैंने आपसे क्या कहा समझिएगा, ये लीवर, लीवर ही बनाता है इनको। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में किसका रोल है, लीवर का, या किसका रोल है, एल्बुमिन प्रोटीन का, बात तो दोनों एक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में किस ऑर्गन का रोल है, लीवर का, किस प्रोटीन का रोल है, एल्बुमिन। प्रोटीन पूछे तो एल्बुमिन, ऑर्गन पूछे तो लीवर। अब पर्सन दारू पी रहा है पिछले 15 साल से, लीवर क्या हो गया, खराब, क्या हो गया, लीवर खराब हो गया, और इसमें क्या हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया। अब लीवर सिरोसिस होते ही सिंपल सी बात है, क्लाइंट जो होता है उस क्लाइंट के अंदर जैसे ही लीवर सिरोसिस हुआ, लीवर सिरोसिस होते ही क्लाइंट जो होता है उस क्लाइंट के अंदर, यहां मैं इस तरह से ले रहा हूं इसको, लीवर सिरोसिस होते ही क्या हुआ क्लाइंट के अंदर, एल्बुमिन जो होता है उस एल्बुमिन का लेवल क्या हो गया, कम। एल्बुमिन का लेवल कम होते ही क्लाइंट के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, बढ़ेगा कि कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, कम। मैं कहता हूं दो चीजें जब एक दूसरे के उल्टी होती है ना, तो एक के कमी हो जाने पर दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, प्रभावी। अब मैंने कहा था कि इसके, इस प्रेशर के अपोजिट कौन सा प्रेशर लग रहा है, ये वाला कम हो गया, तो इसको रोकेगा कौन, इसको रोकेगा कौन, ये तो क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रभावी। और इस कंडीशन में जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के घटते ही क्या होगा, अगर हम बात करें तो जैसे कि फ्लूइड लीक होगा, क्या होगा, फ्लूइड लीक। अगर हम बात करें तो कहां से, इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में से, किसमें से, इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट टू किसके अंदर जाएगा, जरा देखो, फ्लूइड लीक होगा अगर तो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में से किसके अंदर भरेगा, सेल और सेल के बीच में। यानी कि फ्लूइड इधर से आएगा तो किसके अंदर भरेगा, यहां दो सेल के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल। तो अगर जैसे ही पर्सन ने क्या की, एक पर्सन था पिछले 15 साल से क्या कर रहा था, अल्कोहल ले रहा था, उसको क्या हो गया, लीवर सिरोसिस होते एल्बुमिन क्या हो गई, एल्बुमिन कम होते ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, और ऑस्मोटिक प्रेशर के कम होते फ्लूइड लीक करने लगा, कहां से, इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट से, किसके अंदर, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, किसमें, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में। और इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर ये लीक करने लगा,
और इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में फ्लूइड का जमा होना ही क्या कहलाता है? एडिमा। कभी एडिमा की डेफिनेशन पढ़िएगा। एडिमा की डेफिनेशन क्या होती है? फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, उसी को क्या कहते हैं? एडिमा। तो लीवर सिरोसिस वाले क्लाइंट के अंदर क्या होता है? क्या होता है? एडिमा। क्यों होता है? ऑस्मोटिक। कौन से प्रेशर के कम होने की वजह से होता है? किस प्रोटीन की कमी की वजह से होता है? एल्बुमिन प्रोटीन की कमी की वजह से उसको क्या होता है? अगर एक क्लाइंट के अंदर एडिमा कम करना है लीवर सिरोसिस वाले क्लाइंट के अंदर, तो कौन सी प्रोटीन दोगे? और एल्बुमिन प्रोटीन बाहर से आती है, 100 ml एल्बुमिन की वाइल आती है। समझ रहे बात को? और उसको माइक्रो ड्रिप सेट से क्या कर देते हैं, जैसे एल्बुमिन लगाओगे तो कौन सा प्रेशर बढ़ेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो फ्लूइड लीक होना क्या हो जाएगा? कम। और एडिमा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात यहाँ पर? तो ये क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको मैंने आपको एक एग्जांपल के द्वारा भी समझा दिया है। दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, एक और एग्जांपल सुनो, यहां पर सिर्फ उसको देख लीजिएगा। आपने एक डिसऑर्डर आगे पढ़ाऊंगा मैं रीनल सिस्टम के अंदर, क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है क्या? प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है प्रोटीन किसके साथ बाहर जा रही है? प्रोटीन किसके साथ बाहर जा रही है? जब प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर जाएगी तो ब्लड में क्या हो जाएगी? कमी। तो उसको क्या हो जाएगा? हाइपो एल्बुमिनीमिया। क्या हो जाएगा? हाइपो एल्बुमिनीमिया। एल्बुमिन क्या हो गई? कम। एल्बुमिन कम तो कौन सा प्रेशर कम? ऑस्मोटिक प्रेशर कम, तो फ्लूइड लीक द इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट टू इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। इसीलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? एडिमा। क्लियर बात समझ में आई? अगला एग्जांपल फिर सुन लीजिए। अगर हम बात करें तो क्लाइंट जो होता है, उस क्लाइंट के अंदर एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे पीडिया के अंदर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन किसकी डिफिशियंसी है? प्रोटीन की डिफिशियंसी होते ही कौन सा प्रेशर कम? ऑस्मोटिक प्रेशर कम होते ही क्लाइंट को क्या हो गया? यानी कि प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी को हम क्या कहेंगे? हाइपो एल्बुमिनीमिया। और हाइपो एल्बुमिनीमिया होते ही कौन सा प्रेशर कम? ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होते ही फ्लूइड क्या करेगा? लीक करेगा। कहां से? इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट में। किस किस के बीच में जमा होने लग जाएगा? सेल और सेल के बीच में जमा। और इसीलिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में भी बच्चे को क्या रहता है? एडिमा रहता है। क्या रहता है? एडिमा। इसलिए जब भी एल्बुमिन की कमी होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी किसी भी डिसऑर्डर में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी वजह से जब भी एल्बुमिन की क्या होगी? डिफिशियंसी होगी, तो एल्बुमिन की डिफिशियंसी की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से क्लाइंट के अंदर एडिमा जनरेट होगा। समझ में आ गई? क्लियर बात? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का एग्जाम्पल ही याद रखना चाहते हैं अगर आप, तो याद रखिएगा एक एग्जाम्पल, रीनल फेल्यूर। क्या होता है? रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का मतलब क्या होता है कि किडनी जो होती है, उस किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी जो होती है यूरिन पास नहीं, या यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पानी शरीर में, और पानी शरीर में बढ़ेगा तो कौन सा प्रेशर बढ़ेगा? कौन सा प्रेशर बढ़ेगा? और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तब भी क्या होगा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बढ़ते ही फ्लूइड लीक द इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट टू इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट एंड लीड द एडिमा। मैं आपसे पूछूं कि न, अगर किसी क्लाइंट, मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि रीनल फेलियर वाले क्लाइंट में एडिमा क्यों हुआ, तो आप कहेंगे ड्यू टू द इंक्रीज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। आंसर करेक्ट आना चाहिए। मैंने कहा एक रीनल फेलियर वाले क्लाइंट में एडिमा क्यों हुआ, तो आपका आंसर आना चाहिए कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से। मैं आपसे पूछूं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम लीवर सिरोसिस वाले क्लाइंट के अंदर एडिमा क्यों हुआ? ड्यू टू द डिक्रीज द। अब एक कॉन्सेप्ट समझ में आया मुझे कि जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा और जब भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, वर्ड यही हुआ कि जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा और जब भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, तब क्या होगा? एडिमा होगा।
अब सोच लो ऑस्मोटिक प्रेशर किस किस में कम होगा, प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, लीवर सिरोसिस, इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम और भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस में बढ़ेगा, जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, कुशिंग सिंड्रोम होता है, इसके अलावा आपका रीनल फेल्योर होता है, इस तरह से और डिसऑर्डर बात करेंगे। तो यानी कि जिस भी, तो यानी कि सिंपल सी बात ये हुई, इन सब चीजों से एक चीज समझ में आ रही है, यहीं लिख दूं, ये तो मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, यहां से इसको तो हम क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। चलिएगा अब मैं इसी चीज को देखिएगा किस तरीके से लिखूंगा वह समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ तक तो क्या लिखा जरा देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने कहा कि एल्बुमिन क्या करती है, प्रोटीन मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर ये प्रेशर कौन सा हो गया, ऑस्मोटिक, कौन मेंटेन कर रहा है, एल्बुमिन। ये कौन सा हो गया, हाइड्रोस्टेटिक, कौन मेंटेन कर रहा है, फ्लूइड, एल्बुमिन। अब यहाँ पर अगर हम इसी चीज को इस तरह से लिखते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इन सब कॉन्सेप्ट से हमारे ये समझ में आया है कि यहाँ पर एडिमा होता क्यों है। उसको बात करें तो अगर किसी क्लाइंट के अंदर, अब देखिएगा अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिएगा जो मैं लिखूंगा यहाँ पर थ्योरी उसको समझिएगा। पहले तो मैं एक नोट डालूंगा, ठीक है। उस नोट में देखिएगा इफ, ध्यान दीजिएगा जो चीज मैंने बताया, इफ डिक्रीज क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसका मतलब लीड द एडिमा। दूसरा अगर हम बात करें तो इफ, दूसरा नोट अगर हम बात करें तो देखिएगा इफ इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, लीड द एडिमा, लीड द एडिमा। अब मैं आपसे ये कहूं कि जैसे कि मैंने एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर कौन कौन से, जरा देखिएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फुल फॉर्म लिखूं क्या कि लिख लेंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या बताया था मैंने, लीवर सिरोसिस, क्या, लीवर सिरोसिस। इन सभी में क्या हो रहा है, अगर हम बात करें तो डिक्रीज, अगर हम बात करें तो क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लीक, अगर हम बात करें तो एंड लीक, फ्लूइड लीक होगा, फ्लूइड लीक द फ्लूइड, लीक द फ्लूइड कहां से बताइए, अगर हम बात करें तो कहां से, इंट्रावास्कुलर टू इंटरस्टिशियल, क्या, इंटरस्टिशियल। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एडिमा, क्या हो जाएगा, एडिमा। दूसरा एग्जाम्पल सुनिएगा, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया क्या, अगर मैं बात करूं तो क्या, रीनल फेलियोर, रीनल फेलियोर में इंक्रीज होता है क्या, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, एडिमा, डायरेक्ट लिख दूं ना, क्या होगा, एडिमा। क्लियर है बात यहां पर, ये तो हो गई बात इसकी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप सुनिएगा आगे की बात, तो एक बार फिर वापस शुरू पे जाइए, यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे थे क्या, एल्बुमिन प्रोटीन, क्या पढ़ रहे थे, एल्बुमिन प्रोटीन। अगर हम एल्बुमिन प्रोटीन के अंदर हमने ये पढ़ा है कि इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, कौन इसको बनाता है और इसका फंक्शन क्या है, समझ में आ गई ये बात। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो होता है, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया आपको, और इसके अलावा अब आगे ध्यान दिएगा, अगर मैं आपसे बात करूँ कि टोटल, अगर हम ये देखें कि टोटल ऑस्मोटिक, क्या, टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड कितना होता है, तो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड जो होता है वो होता है कितना, 36 mm ऑफ Hg, कितना होता है, 36 mm ऑफ Hg। टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इज 36 mm ऑफ Hg। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो, अगर हम बात करें तो एक वर्ड मिलेगा कि प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा, प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां पर आपको कभी कभी एक वर्ड कंफ्यूज करेगा, उसको ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा है, टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना, 36। फिर मैंने क्या कहा, अगर हम बात करें तो, अगर हम यहां पर बात करें कि अगर हम बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर,
प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा जो रेगुलेट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या? अगर हम बात करें तो ऑनकोटिक। क्या कहते हैं? ऑनकोटिक। समझ गए? क्योंकि जो भी प्रोटीन होगी, प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा दूसरी भी प्रोटीन होती है, ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती है और प्रोटीन भी होती है, वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर ही मेंटेन करेंगी। तो जितनी भी प्रोटीन होती है उनके द्वारा जो प्रेशर मेंटेन होता है वो तो क्या? ऑस्मोटिक। और एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, ये क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। इनके द्वारा जो प्रेशर मेंटेन होगा उसके लिए एक टर्म दी गई है स्पेशल, क्या? ऑनकोटिक। यानी कि ऑस्मोटिक का ही एक छोटा पार्ट है क्या? ऑनकोटिक। और जो किसके द्वारा रेगुलेट हो रहा है? प्लाज्मा प्रोटीन। स्पेशली एल्बुमिन नहीं, तीनों, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और, तो मैंने लिखा है कि प्लाज्मा प्रोटीन रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। और उस ऑस्मोटिक प्रेशर को आप क्या कहोगे? ऑनकोटिक प्रेशर। क्या कहोगे? ऑनकोटिक प्रेशर के नाम से जानोगे। आगे बात समझ में? अब देखिएगा, नहीं आई समझ में? मैंने क्या कहा है कि प्रोटीन कोई सी भी हो, चाहे वो एल्बुमिनो, ग्लोबुलिनो, फिब्रिनोजन हो या इनको अलावा छोड़कर और कोई भी प्रोटीन हो, सभी प्रोटीन ब्लड में कौन सा प्रेशर मेंटेन करती है? ऑस्मोटिक। तो वो प्रेशर कौन सा हो गया? ऑस्मोटिक। अब केवल और केवल प्लाज्मा प्रोटीन जो लीवर प्रोड्यूस कर रहा है उसके द्वारा जो प्रेशर मेंटेन होगा वो कौन सा कहलाएगा? ऑनकोटिक। क्या होगा? ऑनकोटिक। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टोटल ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है, टोटल ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है, इसका मतलब मैं क्या समझा कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन के द्वारा मेंटेन होने वाला प्रेशर कितना होता है। तो टोटल ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? 28 mm ऑफ Hg। कितना होता है? 28 mm ऑफ Hg। अब इसमें इस ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में सबसे मेन प्रोटीन कौन सी है? एल्बुमिन। तो अगर हम बात करें तो प्रेशर, अगर हम बात करें तो प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर, कौन सा प्रेशर? ऑनकोटिक प्रेशर रेगुलेट, क्या? रेगुलेट बाय एल्बुमिन प्रोटीन। उस प्रेशर को बताइए जो केवल एल्बुमिन प्रोटीन के द्वारा रेगुलेट हो रहा है। उस ऑनकोटिक, इस 28 में से वह प्रेशर बताइए जो केवल और केवल एल्बुमिन, क्योंकि ये तो तीनों का है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, तीनों का है। कितना है? 28। अब इन तीन प्रोटीन में से मेन प्रोटीन कौन सी है आपकी? कौन सी है? एल्बुमिन। तो इस 28 में से एल्बुमिन के द्वारा कितना रेगुलेट हो रहा है? तो ऑनकोटिक प्रेशर रेगुलेट बाय द एल्बुमिन कितना होता है? अगर हम बात करें तो 22 mm ऑफ Hg। यानी कि जो 8 बचा, सॉरी जो 6 बचा, कितना बचा? 6, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। और जो 22 है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एल्बुमिन। आगे बात समझ में? मैंने आपसे यह कहा है कि अगर हम बात करें तो जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन होती है बॉडी की टोटल, वो प्रेशर मेंटेन करती है, उसको क्या कहते हैं? और प्लाज्मा प्रोटीन जो प्रेशर मेंटेन करती है वो इसी का पार्ट होता है, उसको क्या कहते हो? ऑनकोटिक। ये टोटल कितना होता है? ये टोटल कितना होता है? अब इसमें से, इस प्लाज्मा प्रोटीन में से मेन कौन है? एल्बुमिन। वो कितना प्रेशर मेंटेन करेगी? क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है? इसका। आगे बात समझ में? क्लियर है बात यहां तक? तो ये चलिए, यहां तक का तो हमने बात कर ली। और इसमें से क्लिनिकल इंपोर्टेंस आती है, ये वैल्यू वगैरह कोई नहीं पूछेगा आपसे, पहले बता देता हूं। क्वेश्चन ये आएगा कि लीवर सिरोसिस में एडिमा क्यों होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से। लीवर सिरोसिस वाले क्लाइंट को आप एल्बुमिन लगा रहे हो, व्हाई? रीजन क्या है? इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ाने के लिए। वहां वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा, ऑस्मोटिक ऑनकोटिक उसको एक ही मतलब है, ऑस्मोटिक भी वो एक ही मानेगा और ऑनकोटिक भी एक ही मानेगा। तो वो पूछ रहा है कि एल्बुमिन क्यों लगा रहे हो लीवर सिरोसिस वाले क्लाइंट को? तो वहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि हम उस क्लाइंट के ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। एक क्लाइंट को जिसका रीनल फेलियर है, उस क्लाइंट के अंदर एडिमा कम करने के लिए आप क्या लगाओगे? एल्बुमिन लगाओगे या लेसिक्स लगाओगे? लेसिक्स लगाएंगे, क्योंकि हम वहां पर क्या बढ़ा हुआ था? हाइड्रोस्टेटिक। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को कम करने के लिए आप क्या लगाओगे? डाईयूरेटिक। जबकि यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए क्या लगाओगे? एल्बुमिन। इसीलिए
दोनों में है तो एडिमा, लेकिन एक को एडिमा को कम करने के लिए, रीनल फेलियर वाले को एडिमा को कम करने के लिए आप डायूरिटिक देते हो, जबकि लीवर सिरोसिस वाले, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले को, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले क्लाइंट के एडिमा को कम करने के लिए मेनली आप क्या लगाते हो? एल्बुमिन। क्या लगाते हो? एल्बुमिन। डायूरिटिक दे सकते हैं लेकिन मेन क्या लगाओगे? एल्बुमिन। क्लियर बात समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंशिएट समझ में आया? एडिमा के लिए दो कारण रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बढ़ना, दूसरा ओस्मोटिक प्रेशर का क्या होना? कम होना। जब भी ओस्मोटिक प्रेशर कम होगा और तब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, तब क्या होगा? एडिमा। क्योंकि फ्लूइड लीक करेगा कहां से? इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट से। किसकी तरफ? इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। तो आपसे पूछा जाए डेफिनेशन ऑफ द एडिमा, डेफिनेशन ऑफ द एडिमा, फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। समझ में आ गई बात? चलिए, ये तो हो गई किसकी बात? एल्बुमिन की बात। एल्बुमिन के बाद किसकी बात करेंगे? सेकंड किसकी बात करेंगे? ग्लोबुलिन की। जरा देखिएगा ग्लोबुलिन, अगर हम बात करें तो ग्लोबुलिन जो होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है? ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है? जो ग्लोबुलिन होती है, इस ग्लोबुलिन का फंक्शन होती है, यह क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ, क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, फॉर्मेशन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन। तो यानी कि ग्लोबुलिन जो होती है फॉर्मेशन ऑफ द ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन मतलब फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन किसको कहते हो? किसको कहते हो? एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी होती है जैसे आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, ये सब क्या होती है? एंटीबॉडी। ये सब क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जो यहाँ पर ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, वह क्या बनाती है? इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी को क्या करते हैं? इन्फेक्शन से क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हो गई? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन के बाद थर्ड प्रोटीन जो होती है, वह थर्ड प्रोटीन जो होती है वह क्या होती है? अगर हम बात करें तो क्या होती है? फिब्रिनोजन। क्या होती है? फिब्रिनोजन। वैसे इस फिब्रिनोजन का नाम आपने बहुत सुना है, ठीक है, और इसको आपको पता है कि ब्लड की जो क्लोटिंग होती है, उस ब्लड की क्लोटिंग में इसका क्या होता है? रोल होता है। तो फिब्रिनोजन जो होता है, उस फिब्रिनोजन के देखिएगा इसका फंक्शन क्या होता है। फिब्रिनोजन जो होती है, अगर हम बात करें तो हेल्प द, अगर हम बात करें तो क्या करती है? हेल्प द, अगर हम बात करें तो क्या? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, हेल्प द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के कोगुलेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। कैसे? आगे में बहुत डिटेल में भी बात करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो सिर्फ, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ेंगे और ये एक प्रकार का क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है ये? क्लॉटिंग फैक्टर है। तो यहाँ पर फिर भी समझ लो कि जनरली क्या होता है। सबसे पहले ये जो फिब्रिनोजन है, क्या है? फिब्रिनोजन जो होती है, ये फिब्रिनोजन कन्वर्ट होती है किसमें? फिब्रिन में। किसमें कन्वर्ट होती है? फिब्रिन। फिब्रिनोजन जो होता है वह इनएक्टिवेटेड है, क्योंकि ये प्लाज्मा जो होती है, उस प्लाज्मा के अंदर ये क्या होता है? सोल्यूबल है। मतलब प्लाज्मा में ये क्या होता है? घुलनशील है। फिब्रिनोजन इनएक्टिवेट है, प्लाज्मा में घुलनशील है, मतलब अपना काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये फिब्रिनोजन जब फिब्रिन में बदलेगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। और ये जो होता है प्लाज्मा सोल्यूबल से किस में बदल गया? किस में बदल गया? प्लाज्मा, अगर हम बात करें तो इन सोल्यूबल में बदल गया। किस में बदल गया? प्लाज्मा इन सोल्यूबल में बदल गया। अब प्लाज्मा इनसोल्यूबल में बदलने के बाद जहां पर भी इंजुरी हुई होगी, जहां पर भी चोट लगी है, वह यहां पर इस तरह से क्या बना देगा? जाल बना देगा। क्या बना देगा? फिब्रिन का जाल बन जाएगा, जिसकी वजह से अब ब्लड सेल्स या ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा। समझ गए बात को? और आपको यह भी पता होना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, फिर उस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलता है? थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन की उपस्थिति में यहाँ पर इसको जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है? थ्रोम्बिन। कौन करता है? थ्रोम्बिन। यानी कि जब आप ब्लड को क्लोटिंग पढ़ते हो या कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ते हो, तब आप पढ़ते हो कि थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फिब्रिनोजन किस में बदलता है? फिब्रिन में। ये क्या होता है? इनएक्टिवेटेड। ये क्या होता है? एक्टिवेटेड। ये क्या है? प्लाज्मा इनसोल्यूबल। ये क्या है? सॉरी, प्लाज्मा सोल्यूबल। ये क्या है? प्लाज्मा इनसोल्यूबल। मतलब ये प्लाज्मा में घुलनशील है, इसलिए ये जाल नहीं बना पाएगा। ये प्लाज्मा में घुलनशील नहीं है, इसलिए ये क्या बनाएगा? जाल। और फिब्रिन का जाल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है? फिब्रिनोजन जो होता है, इस फिब्रिनोजन का मेन रोल होता है किसमें? ब्लड को क्या करना? क्लॉट करने में या कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। ये प्रोसेस हम आगे भी पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? शुरू से करेंगे
कि इंजुरी हुई, फिर वहाँ से वो बना, उसने उसको एक्टिवेट किया, ये डायरेक्टली मैंने लिया है, तो आपको इतना ही इसमें याद रखना है। तो ये कितनी हो गई, प्लाज्मा प्रोटीन। अब एक चीज गौर करके देखिएगा, किसने बनाई ये सब, लीवर ने, यानी कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। मैंने कहा था एल्बुमिन जो होती है, उस एल्बुमिन की जब डिफिशियंसी होगी तो सिंपल सी बात है एडिमा होगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि लीवर सिरोसिस होगा, तो लीवर सिरोसिस वाले क्लाइंट में देख लीजिएगा ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। लीवर सिरोसिस वाले क्लाइंट में क्या होती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। ब्लीडिंग टेंडेंसी क्यों होती है, आप देख लीजिएगा क्या बन रहा है, फिब्रिनोजन। ये फिब्रिनोजन का बनना क्या हो जाएगा, कम, और फिब्रिनोजन का बनना कम होते ही फिब्रिन का जाल कम बनेगा, तो सिंपल सी बात है क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग के लीवर सिरोसिस वाले क्लाइंट में और भी बहुत कारण होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक कारण तो बता दिया कि लीवर सिरोसिस वाले क्लाइंट के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी क्यों होती है, क्योंकि ये फिब्रिन एक क्लोटिंग फैक्टर है, और सिंपल सी बात है जब लीवर सिरोसिस होगा तो इस क्लोटिंग फैक्टर की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी। इस क्लोटिंग फैक्टर की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी। या लीवर डैमेज होते ही इस क्लोटिंग फैक्टर की क्या होगी, डिफिशियंसी। और क्लाइंट के अंदर किसकी टेंडेंसी रहेगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी रहेगी। क्लाइंट के अंदर क्या रहेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये सारे क्लोटिंग फैक्टर लीवर बनाता है, उसी के अंदर ये स्टोर होते हैं। ब्लड के अंदर आने के बाद में एक तो क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, एक क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, एक क्या करेगा, इंजुरी हो जाने पर चाहे वो एक्सटर्नल चाहे इंटरनल, तो ये क्या करेगा, वहां पर एक फिब्रिन का जाल बनाता है, जिसके द्वारा ब्लड जो होता है वह रुक जाता है। मतलब किसमें रोल प्ले करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर क्या करता है, रोल प्ले करता है। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन 8 ग्राम या 7.3 ग्राम होती है, जिसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन होती है, एल्बुमिन, जो 4.7 ग्राम होती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है। और ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को मेंटेन करने में या रेगुलेट करने में जो मेन रोल प्ले करती है वो कौन सी प्रोटीन करती है, एल्बुमिन प्रोटीन करती है। लीवर सिरोसिस वाले क्लाइंट के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन क्यों लगाई जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाने के लिए। लीवर सिरोसिस वाले क्लाइंट के अंदर एडिमा क्यों होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के डाउन होने की वजह से। रीनल फेलियर वाले क्लाइंट के अंदर एडिमा क्यों होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से। एडिमा क्यों होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है, एडिमा देखने को मिलता है। आगे बात समझ में यहाँ तक। तो ये किसके बारे में बात की हमने, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो यहाँ तक हम क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं।